और अब देश की गरीबी की बात करते हैं, जिसकी एक नई परिभाषा का आविष्कार हो चुका है। हालांकि गरीबी की नई परिभाषा भी पिछली बार की ही तरह गरीबों का मजाक उड़ा रही है। इसके मुताबिक देश के शहरी इलाकों में रोजाना 47 रुपए खर्च करने वाला आदमी गरीब नहीं कहला सकता और ग्रामीण इलाकों में अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च कर लेता है तो वो भी गरीब नहीं माना जाएगा। देश में गरीबों के कैलकुलेशन के लिए ये नया नियम सी रंगराजन कमेटी ने इजाद किया है। ये कमेटी यूपीए के शासनकाल में मई 2012 में बनाई गई थी। हालांकि मोदी सरकार ने अभी सी रंगराजन कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी नहीं दी है। आपको याद दिला दें कि वर्ष 2011 में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था, जिसमें कहा गया था कि शहरों में 965 रुपए और गांव में 781 रुपए प्रति महीना खर्च करने वाले शख्स को गरीब नहीं माना जा सकता। और अब रंगराजन कमेटी ने गरीबों की नई परिभाषा लिखी है, जिसके मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 972 रुपए प्रति महीने खर्च करने वाला और शहरी इलाकों में करीब 1407 रुपए महीना खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। यानी हमारे देश में 26 करोड़ 93 लाख लोग ऐसे हैं जो एक महीने में करीब 1400 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में लोग अपने परिवार के साथ एक मल्टीप्लेक्स में एक वीकेंड पर फिल्म देखने के लिए 1400 रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। हमें लगता है कि अमीरों और गरीबों के बीच की इस बड़ी खाई को भरे बिना देश तरक्की की राह पर नहीं चल सकता। वैसे गरीबी को लेकर हमारा सिस्टम लगातार मजाक ही करता रहता है। हम कुछ ऐसे आंकड़े आज आपके सामने रखना चाहते हैं जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में बार बार लिखी जाने वाली गरीबी की परिभाषाएं कितनी खोखली हैं। 2011 में सुप्रीम कोर्ट में योजना आयोग के एफिडेविट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति रोजाना 2 रुपए 33 पैसे का दूध खरीदकर पीने की हैसियत रखता है तो वो गरीब नहीं है। वैसे आपको बता दें कि आजकल दूध की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर तक है और 2 रुपए 33 पैसे में फिलहाल सिर्फ 60 ग्राम दूध ही मिल सकता है। योजना आयोग के मुताबिक ईंधन पर 3.25 रुपए रोजाना खर्च करने वाले इंसान को देश में गरीब नहीं माना जाता, लेकिन देश में एक गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए से ज्यादा है और अगर कोई व्यक्ति रोजाना 1 रुपए 95 पैसे की सब्जी खाने लायक है तो उसे गरीब नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको बता दें कि देश में प्याज की कीमतें इन दिनों 30 रुपए से 40 रुपए प्रति किलो चल रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 रुपए 95 पैसे में आप कौन कौन सी और कितनी सब्जियां खा पाएंगे। इन आंकड़ों को जानने के बाद किसी को भी योजना आयोग की सोच पर हंसी आ सकती है। वैसे आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि अफ्रीकी देश रवांडा में हर महीने 892 रुपए से कम खर्च करने वाले को गरीब माना जाता है, जबकि ग्रामीण भारत में यह आंकड़ा 785 रुपए है, यानी वहां से भी कम। अमेरिका में गरीबी मापने का तरीका बेहद आसान है। अमेरिका में अगर किसी परिवार की कुल आमदनी उस परिवार के बेसिक फूड आइटम्स पर होने वाले खर्च से 3 गुना ज्यादा नहीं है तो वो परिवार गरीब माना जाता है। यूएस सेंसस ब्यूरो के मुताबिक अमेरिका में 46% गरीब परिवारों के पास अपना घर है, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं और एक गैराज भी है। ज्यादातर यूरोपियन देशों में अगर किसी परिवार की आमदनी देश की कुल प्रति परिवार आय के 60% से कम है तो उस परिवार का हर सदस्य गरीबों की श्रेणी में गिना जाता है। ब्रिटेन में गरीबी मापने के कई तरीके हैं, जिनमें से एक ये है कि वहां कोई बच्चा अपना जन्मदिन मना पाता है या नहीं। यानी भारत का गरीब दुनिया के बाकी देशों के गरीबों से भी ज्यादा गरीब होता है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली बड़े बिजली संकट से गुजरी है और दिल्ली क्या पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में बिजली का जबरदस्त संकट हम सबने देखा है और 2014 के बिजली संकट को तो आप अभी भी झेल ही रहे होंगे। यहां अफसोस की बात यह है कि जिन्हें बिजली की बचत का रोल मॉडल होना चाहिए, जिनके पास इस समस्या का समाधान होना चाहिए, उनके ही घरों में 31 एयर कंडीशनर्स लगे थे। आपको ये जानकारी बहुत हैरान करेगी कि शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उनके घर में 31 एयर कंडीशनर्स, 15 कूलर्स और 25 हीटर्स लगे थे। ये खुलासा एक आरटीआई से मिली जानकारी में हुआ है। इससे पता चलता है कि शीला दीक्षित कितने कूल माहौल में रहती थी और बिजली की बचत को लेकर कितनी
केयरलेस थी। शीला दीक्षित की कूलनेस का मंत्र आज सबको पता चल गया। कैसे शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कूल रही। 15 साल तक कोई तनाव नहीं, हर वक्त कैमरे पर मुस्कुराती रही। जाहिर है सवाल उठता है कि इतनी वैचारिक ठंडक आई कहां से। ये भी हम आपको बता देते हैं। ये वो बंगला है जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हमेशा कूल रखता था। जगह है 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली। इस बंगले में शीला दीक्षित के कैंप ऑफिस और सर्वेंट क्वार्टर्स भी थे। एक आरटीआई के जरिए सीपीडब्ल्यूडी से मिली जानकारी के अनुसार शीला दीक्षित के घर में 31 एसी लगे थे। इस घर में 15 कूलर भी फिट थे। इसके अलावा घर में सर्दियों को ध्यान में रखते हुए 25 हीटर भी लगे हुए थे और पानी गर्म करने के लिए 12 गीजर लगे हुए थे। ये लुटियंस दिल्ली का वो इलाका है जो हमेशा हरा भरा रहता है। बड़ी संख्या में पेड़ हैं और यहाँ की आबो हवा बाकी दिल्ली से कहीं बेहतर है। फिर भी शीला दीक्षित के बंगले पर हवा को साफ करने के लिए 16 एयर प्यूरिफायर लगाए गए थे। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद कहती थी बिजली की किल्लत है, बिजली बचाओ, कम पंखे खोलो, और वो खुद 31 एयर कंडीशनर इस्तेमाल उनके बंगले में हो रहे हैं, तो ये तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर की जगह एक मोनार्की लीडर की तरीके से वो अपना रहन सहन शाही शौकत से साथ अपनाए हुए थी, जो कि बड़ा निंदनीय है। जिस दिल्ली में शीला दीक्षित 31 एसी लगवाकर अपना बंगला कूल करा रही थी, वहीं दिल्ली पिछले कुछ सालों में गर्मियों के हर सीजन में बड़े बिजली संकट से गुजर रही है। यानी जिन्हें रोल मॉडल होना चाहिए था, वो पब्लिक के पैसे पर एसी की ठंडी हवा ले रहे थे और बाहर निकलकर बिजली की बचत पर पब्लिक को ज्ञान दे रहे थे। दिल्ली को कंजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं कि भाई कंजर्व हो सके बिजली, जिसमें बिजली की खपत जो साधारण तौर पे भी हम कम कर सके, और वही काम हम चाहते हैं कि कंजर्वेशन बिजली का होना चाहिए। मोतीलाल नेहरू मार्ग के बंगले में शीला दीक्षित की जरूरत के मुताबिक बिजली से संबंधित रिनोवेशन पर करीब 17 लाख रुपए खर्च हुए थे। 3.5 एकड़ का ये बंगला शीला दीक्षित ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद खाली कर दिया था और अब इस बंगले में रिटायरमेंट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहते हैं और उनके लिए भी बंगले के रेनोवेशन पर काफी खर्च हुआ है। जब आम आदमी के घर में इस तरह से खर्च नहीं होता तो क्यों नेता इस तरह के खर्च करते हैं? सवाल ये भी उठता है कि आम आदमी के, आम नेताओं के राजसी ठाठ क्या लोकतंत्र के लिए सही है? कैमरामैन रितेश के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। जनता से जुड़ा हुआ सच्चा नेता वो होता है जो जनता के सुख और दुख दोनों में साथ दे, यानी वो गर्मी में भी जनता के साथ हो और सर्दी में भी। लेकिन शीला दीक्षित का एसी प्रेम एक गलत उदाहरण है। सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस को अब लग रहा है कि कहीं नेता विपक्ष का पद भी उसके हाथ से निकल न जाए। कांग्रेस के पास नेता विपक्ष पद के नियमों के हिसाब से पर्याप्त सीटें नहीं हैं, लेकिन पार्टी ने इस पद को पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। आज लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से मिले। उनके साथ लोकसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता विपक्ष के पद पर कांग्रेस का हक जताया। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले बनाए गए यूपीए गठबंधन को 60 सीटें मिली हैं, इसलिए नेता विपक्ष का पद उन्हें मिलना चाहिए, जबकि नियम ये कहते हैं कि नेता विपक्ष का पद पाने के लिए दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के पास कम से कम 10% सीटें, यानी लोकसभा की 10% सीटें यानी 55 सीटें होनी चाहिए, और कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीटें हैं। नेता विपक्ष पर फैसला लोकसभा स्पीकर को ही लेना है। सुमित्रा महाजन कह चुकी हैं कि वो सारे नियम, कायदे और परंपराओं को देखकर ही फैसला लेंगी, लेकिन जो नतीजे आए हैं उससे ऐसा लगता है कि देश की जनता ने कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक भी इस बार नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर ट्विटर पर बड़ी छलांग उन्होंने लगाई है। वो ट्विटर पर तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के अब 50,91,000 फॉलोअर्स हो गए हैं
और वो दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति SB युदोयोनो को पीछे छोड़ दिया है, जिनके 50,88,000 फॉलोअर्स हैं। अब ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में नंबर 1 है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिनके फॉलोअर्स करीब 4,39,00,000 हैं। नरेंद्र मोदी को अभी वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। और इसके बाद नंबर है पोप फ्रांसिस का, जिनके 1,41,00,000 फॉलोअर्स हैं। और तीसरे नंबर पर अब आ गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज 3 घंटे तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नेटवर्क कनेक्शन कट गया और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इससे करीब 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जी हां, 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान। शेयर बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद यह तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से करीब 9:42 पर सेंसेक्स में शेयर ट्रेडिंग रोक दी गई। इस तकनीकी खराबी को 3 घंटे की मशक्कत के बाद सही किया जा सका और फिर करीब 12:45 पर शेयर ट्रेडिंग शुरू हो पाई। सेबी ने इस मामले में BSE से एक रिपोर्ट मांगी है। क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? आप दुनिया में कहीं भी बैठे हों, अगर कोई शख्स आपसे ये सवाल पूछे तो आपका जवाब हां ही होगा। लेकिन इस दुनिया में एक महिला ऐसी भी है जिसने इस सवाल के जवाब में कहा कि कौन सचिन तेंदुलकर। इस विश्व प्रसिद्ध महिला का नाम है मारिया शारापोवा, जो रशिया की टेनिस खिलाड़ी हैं। मारिया शारापोवा दुनिया में एक बड़ा नाम है, टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी हैं। जाहिर सी बात है, सचिन को पहचानने से इनकार करते ही टेनिस क्वीन कही जाने वाली मारिया शारापोवा के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि अब दुनिया भर में मौजूद सचिन तेंदुलकर के फैंस ये पूछ रहे हैं कि कौन है मारिया शारापोवा। शायद इसीलिए #Who is Maria Sharapova आज ट्विटर पर ट्रेंड भी करता रहा। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि 24 वर्षों तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करने के बावजूद कोई उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा, और वो भी लंदन जैसी जगह में। क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानती हैं? नहीं। कौन सचिन? कौन है ये मारिया शारापोवा? दुनिया में अलग अलग खेल और खिलाड़ियों को पहचानने और उन्हें अपना भगवान मानने वाले फैंस आज दुनिया के नंबर 5 टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा से उन्हीं की पहचान पूछ रहे हैं। क्योंकि शारापोवा ने पिछले दिनों एक ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई करने से इनकार कर दिया जिसे पूरी दुनिया मास्टर ब्लास्टर, लिटिल जीनियस, क्रिकेट का भगवान और न जाने किन किन नामों से जानती है, पहचानती है और पूजा करती है। इसलिए आज हमने शारापोवा के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने और सचिन तेंदुलकर के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देने के लिए खास तैयारी की है। सबसे पहले मारिया शारापोवा को 28 जून की एक तस्वीर दिखाते हैं। Ladies and gentlemen, welcome to Centre Court on this middle Saturday. And in keeping with tradition, the chairman of the All England Club, Philip Brook, has invited guests from the world of sport to the Royal Box. First, let's welcome a quartet of cricketing stars. Please welcome Stuart Broad, Phil Tufnell, Andrew Strauss and Sachin Tendulkar. ये तस्वीरें उसी सेंटर कोर्ट की हैं, जिस पर शारापोवा ने विंबलडन 2014 में अपने तीसरे राउंड का मैच खेला। उन्हें शायद याद ना हो, लेकिन उनका मैच देखने के लिए उस वक्त सेंटर कोर्ट के रॉयल बॉक्स में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच खुद सचिन मौजूद थे। अब मारिया शारापोवा के सामान्य ज्ञान में कुछ और इजाफा करते हैं। सचिन वो हैं जिनसे लोग आकर मिलते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं। शारापोवा को इन तस्वीरों पर भी गौर करना चाहिए। कैसे फुटबॉल की दुनिया का किंग कहे जाने वाले डेविड बेकम खुद उनसे मिलने आ गया है। अगर शारापोवा को अब भी कोई शक है तो इसका इलाज भी हमारे पास है। ये तस्वीरें साल 2011 की हैं, जब विंबलडन के सेंटर कोर्ट में सचिन की मुलाकात टेनिस के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर से हुई थी।
फेडरर ने उनसे हाथ मिलाया था और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई थी। यानी सचिन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मारिया शरापोवा को फेडरर से बेहतर शख्स नहीं मिलेगा। शरापोवा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को तो जानती होंगी, तो आज उन्हें इंटरनेट पर उनकी कही वो बात भी सर्च करनी चाहिए जब दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने कहा था कि वो सिर्फ इसलिए क्रिकेट देखते हैं ताकि उन्हें मालूम चले कि जब सचिन बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनके देश का प्रोडक्शन 5% नीचे कैसे चला जाता है। सचिन को पहचानने से इनकार करना वैसे शरापोवा के लिए मुसीबत बनकर आया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अब ये पूछ रहे हैं कि शरापोवा हैं कौन। कुछ ट्वीट्स तो ऐसे हैं जिनमें गूगल भी मारिया शरापोवा को सर्च करने से इनकार कर रहा है। शरापोवा के लिए कुछ संस्कारी ट्वीट्स भी आए जिनमें उन्हें सचिन की तरह अपने खेल की पूजा करने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज हमने मारिया शरापोवा का सामान्य ज्ञान कुछ बढ़ाने की कोशिश की। अब आखिर में आज के इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। 1996 में आज मशहूर अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार को लाल पत्थर, हीर रांझा, पाकीजा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और दमदार डायलॉग्स के लिए आज भी याद किया जाता है। और आज ही के दिन 1886 में कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन को दुनिया के सामने रखा था। इसे दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल भी कहा जाता है। इसमें 3 पहिए थे और उस जमाने में इसकी कीमत थी करीब $1000, यानी आज के हिसाब से करीब 15.5 लाख रुपए। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।